नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अब हैट्रिक की तैयारी। जी हां, हरियाणा में बीजेपी की मनोहर सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। 8 साल में सत्ता में बनी बीजेपी का यह दावा है कि प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर नहीं है। और अब आदमपुर में जीत के बाद तो बीजेपी का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। जीत के बाद संगठन की बैठकें भी हुई, कैबिनेट की भी बैठक हुई और जीत की हैट्रिक के लिए संगठन की मजबूती पर काम शुरू कर दिया गया। एक तरफ हमेशा एक्शन में रहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी रफ्तार को और भी तेज कर दिया है, तो वहीं मंत्रियों को भी एक्शन मोड में आने के लिए कहा गया और वहीं संगठन को धरातल पर मजबूत करने के लिए और जनता के बीच पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के लिए सांसदों और विधायकों के साथ पार्टी के प्रमुख नेताओं को दायित्व सौंप दिया गया है कि वो केंद्र की मोदी और हरियाणा की मनोहर सरकार के 8 साल के कार्यकाल को जनता के बीच लेकर के जाएं और साथ ही बूथ स्तर पर भी खास रणनीति बनाई जा रही है। हर बूथ पर 10 महिला, 10 युवा और 10 अनुसूचित जाति के लोगों को भी जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। तो तमाम जो बातें हैं वो ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से लगातार अगर बात करें तो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है, बीजेपी का जो प्रदर्शन है राज्य में, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उसी को लेकर के अब तैयारी जो है वो 2024 की बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। अब हैट्रिक की तैयारी में बीजेपी। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 में होने हैं, उसमें तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बीजेपी की कोशिश। 8 साल के बाद भी सत्ता विरोधी लहर ना होने का दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जनता के बीच पहुंचाए जाएंगे मोदी सरकार और मनोहर सरकार के 8 साल के कामकाज। इन दोनों ही सरकारों की उपलब्धियां जनता के बीच में पहुंचानी है। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जनता के बीच में जाएं और संगठन को मजबूत करने का काम किया जाए। दोनों ही सरकारों की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बताया जाए। एक बूथ पर जोड़े जाएंगे 10 महिला, 10 युवा और 10 अनुसूचित जाति के लोग, यानी कि बूथ पर जो पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं उनके साथ साथ अब जो 10-10 लोग हैं वो अलग अलग वर्गों से, युवा वर्ग, महिला वर्ग और अनुसूचित जाति का अलग से एक वर्ग, ये एक बीजेपी के साथ कनेक्ट करने की आम लोगों को ये तैयारी है, ये रणनीति है। और अब इस रणनीति के सहारे, क्योंकि जिस तरीके से मनोहर सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है 8 साल के बाद भी, तो अब जो रणनीति है उसके तहत 2024 पर काम शुरू कर दिया है बीजेपी ने। चलिए इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय आपका करवा देते हैं। डीपी कौशिक जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं कांग्रेस की तरफ से और अमित तिवारी हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। सबसे पहले आप सभी का स्वागत, लेकिन मैं रुक करूंगा अपने वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी की ओर। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से शुरुआत से ही हालांकि तैयारी की जा रही थी, लेकिन आदमपुर उपचुनाव में जीत के बाद इस तैयारी को और तेज कर दिया है। 2024 के लिए रणनीति बनाई जाने लगी है, धरातल पर काम शुरू कर दिया गया। निश्चित रूप से हितेंद्र, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तीसरी बार सत्ता में कैसे आया जाए, इसी को लेकर भाजपा का मंथन शुरू हो गया है। जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई की जाए, इसको लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयारी अपनी करने में जुट गई है। और इसी को देखा जाए तो छोटी टोली, नाम छोटा जरूर है, मैं बार बार कहता हूं छोटा नाम जरूर है, लेकिन इसकी जो सोच है वो बड़ी है, इसके कार्रवाई जो इसकी चलती है वो बड़ी होती है। छोटी टोली की बैठक हुई, उसमें व्यापक मंथन हुआ, उसमें आदमपुर चुनाव को लेकर मंथन किया गया, पंचायत चुनावों को लेकर और आगे की भविष्य की जो राजनीति है, तीसरी बार सरकार कैसे लाई जाए, इसको लेकर व्यापक रूप से मंथन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, साथ साथ प्रभारी हैं विप्लव देव और संगठन मंत्री रविंद्र राजू, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी थे। तो चारों लोगों ने व्यापक स्तर पर इसमें मंथन किया कि बूथ पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। और इसी कड़ी में एक जो बात जोड़ी गई है वो ये है कि एक बूथ 10 यूथ, साथ साथ 10 महिलाएं और साथ साथ 10 अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता, उनके साथ मिलाकर बूथ की जो बूथ स्तर की राजनीति है उसे मजबूती प्रदान की जाए। और साथ साथ पन्ना प्रमुख का जो कंसेप्ट जो प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने दिया था, उसी पर चलते हुए
पन्ना प्रमुखों को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इसको लेकर व्यापक रूप से मंथन हुआ है। अब पार्टी का जो विजन है और साथ साथ सांसद और विधायक और मंत्रियों पर विशेष रूप से इस बात का दायित्व सौंपा उन्हें दिया जाएगा कि वे जाएं लोगों के बीच में और सरकार की जो नीतियां हैं उनको गिनवाएं, उनका पूरा एक जो आगे का विजन है वो भी रखें। और ऐसे में 2-2 सांसदों को दायित्व दिए जाएंगे, इलाके बांट दिए जाएंगे, मंत्रियों को दायित्व दिए जाएंगे, उनके इलाके बांट दिए जाएंगे। पूरी रणनीति, एक खाका पूरा तैयार कर लिया गया है कि किस प्रकार से लोगों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जागरूक किया जा सके। उनके जो कहीं भी अगर मान लो सरकार अभी तक ये मान के चल रही है कि 8 सालों में भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और इसी को किस प्रकार से मजबूती से आगे लोगों के बीच रखा जाए, लोग जो नाराज है उन्हें कैसे जोड़ा जाए। और एक बात और भी है, तमाम लोगों को जो कार्यकर्ता हैं, वो जो विधायक है, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया गया है कि टिकट कटवाने या जुड़वाने के चक्कर में ना पड़े, भाजपा संगठन के लिए काम करें, किस प्रकार से तीसरी बार सत्ता में आए, और साथ साथ जो एमपी के चुनाव उससे पहले होंगे उनको लेकर क्या तैयारियां की जाए, लोगों के बीच किस प्रकार से जाया जाए, क्या क्या नीतियां ले जाई जाए, तमाम बातों को लेकर हितेंद्र मंथन हुआ है। जी, स्तर पर अपनी पकड़ जो है वो और ज्यादा मजबूत करने के लिए जुट गई है। 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक बड़ी चुनौती और मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस को ही चुनौती मिलने वाली है। निश्चित रूप से हितेंद्र, चुनौती कांग्रेस के लिए भी बड़ी है। अमित, मेरा वेद प्रकाश विद्रोही जी से यह सवाल माना गया था। अमित, मेरा वेद प्रकाश विद्रोही जी से यह सवाल है। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से हमारे साथ है। वेद प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? जी हितेंद्र जी, आपको, अमित जी को, कौशिक साहब को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। भाजपा को बड़ी बड़ी बात करने के, बड़े बड़े दावे करने के, जुमले उछालने की आदत है। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं और एक तरफा चुनाव है। अब की बार 75 पार, क्या हुआ? 40 सीट आई। और जो भाजपा को जमुना पार पहुंचाने का नारा दे रहे थे, उन्होंने ईडी सीबीआई के डर से भाजपा को जमुना में लना धुलाकर हरियाणा पर थोप दिया। कह रहे एंटी कम्बेंसी नहीं। अगर एंटी कम्बेंसी नहीं है तो 3 उपचुनाव हुए, तीनों में 2 तो हारे हैं। और जो तीसरा उपचुनाव जीता है उसके ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े डींगे हाँक रहे हैं, उसका विश्लेषण कर लो। 54 साल से भजनलाल परिवार की गिरदावरी चली आ रही थी लगातार आदमपुर से जी। उनकी गिरदावरी पर इन्होंने जनता की मोहर एक बार फिर लगवा ली। कौन सी बड़ी बात हो गई? 57 गांव थे, 57 गांवों में 49 गांवों में भाजपा जिसके खिलाफ एंटी कम्बेंसी नहीं है, बड़ी भारी अच्छी सरकार है, 2500 वोटों से हमसे आ रही है। और 8 गांव, केवल 8 गांव, 8 गांवों में 17,740 वोटों से जीते हैं। अर्थात 8 गांव में एंटी कम्बेंसी नहीं थी, 49 गांव में थी। अब 8 गांव में क्यों नहीं थी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक तरफा वोट पड़ी है। क्यों पड़ी है बताने की जरूरत नहीं। दावे करते हैं कि हम विकास पर वोट लेंगे, हमारा कोई मुकाबला नहीं। अभी आपके पड़ोस के अंदर हिमाचल में चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री भी गए, नड्डा जी भी गए, कोई विकास पर वोट नहीं मांग रहा। नड्डा जी कल भी वोट मांग रहे थे कि वोट दो हमें, क्यों? हमने राम मंदिर बनाया है। वोट दो हमें, हमने धारा 370 हटाई है। वोट दो हमें, क्यों? हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। कोई विकास की बात नहीं, कोई बेकारी की बात नहीं, कोई गरीबी की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं, कोई अग्निपथ योजना की बात नहीं, कोई ओआरपी की बात नहीं, कोई सेब उत्पादक किसानों के भाव की बात नहीं। प्रधानमंत्री जी तो उससे भी 2 कदम आगे जाके कहते हैं कि चिंता मत करो, राज्य में भ्रष्टाचार है, क्या है, कौन ठीक है कौन नहीं, इस पर ध्यान ही मत दो, केवल मेरा चेहरा देखकर बोलो। चुनाव हिमाचल का हो रहा है और बोला मेरा चेहरा देखकर बोलो। चर्चा हम हरियाणा पर कर रहे हैं सर। ना बिल्कुल सुन लीजिए सर, मैं उसी पर वही बात तो कह रहा हूँ। हरियाणा पर ही फोकस रखिए। गुजरात की इन्होंने 60 सीटें अभी घोषित करी। कहा वी आर दी पार्टी विद डिफरेंस, हमने बहुत काम किया है,
अपने 38 विधायकों की टिकट काट दी और 20 दल बदलू कांग्रेसियों को टिकट दे दी। तो इनको विकास से क्या लेना देना? इनकी तो राजनीति सांप्रदायिक उन्माद, नफरत और बंटवारे से चलती है। और फिर भी काम नहीं चलता तो चुनाव के दौरान ईडी सीबीआई को लाकर विपक्ष को डराते हैं, और फिर भी काम नहीं चलता तो चुनाव के बाद ईडी सीबीआई के द्वारा दबाव डालकर खरीद फरोख्त और काले धन से विधायकों को खरीद कर सरकार बनाते हैं। हरियाणा उसका उदाहरण है और कई प्रांत उसके उदाहरण है। डीपी कौशिक जी, लंबे लंबे दावे बिल्कुल डीपी कौशिक जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख ले लेते हैं। सर, डीपी कौशिक जी, जिस तरह की बातें की जा रही है, जैसे दावे कर रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्या इसी तर्ज पर तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी है क्या बीजेपी की? पहले तो सबसे पहले नमस्कार करूंगा मेरे बड़े भाई विद्रोही साहब को भी नमस्कार, सभी को नमस्कार जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह विद्रोही साहब बोल रहे हैं ना, ये भारतीय जनता को कांग्रेस वाले बेवकूफ क्यों समझते हैं? और यही इनकी नादानी रही, इनको पूरे देश के वासियों को इन्होंने बेवकूफ समझा, इसलिए सत्ता से बाहर हो गए। इन चीजों पर कभी सत्ता आती क्या? कभी आती हो तो बताइए मुझे एक बार। जनता काम मांगती है, जनता विकास मांगती है, और विकास के नाम पर माननीय मोदी जी 2 बार बने और तीसरी बार हैट्रिक हरियाणा बनी, पूरे देश में बनने जा रही है। हम लोग विकास के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं, विकास के काम करते हैं, इसलिए जनता का प्यार माननीय मोदी जी को, माननीय खट्टर जी को मिलता जा रहा है। तीसरी बार सरकार का ऑब्वियसली कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा कोई कहीं तो विरोध है, कहीं पे कोई हमने काम नहीं करा है। समान रूप से हरियाणा के अंदर विकास हुआ है, उसी विकास के नीतियों को देखते माननीय मुख्यमंत्री ने मीटिंग लेकर सभी अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं, सख्ताई से टाइम पर जो काम नहीं हो रहे वो कामों को पूरा कीजिए आप। उसका एक टाइम लिमिट बाउंड कर दी और एक पूरा निर्देश दे दिया प्रशासन को कि हम कतई अपने कार्यकर्ता से, अपने प्रदेश की जनता से कभी हम कोई वो नहीं चाहेंगे कि हमें कोई काम नहीं हो रहा। सबके काम हो रहे हैं, सबके विकास के काम होंगे, सबके साथ लेकर चलेंगे। इस नीति पर हरियाणा सरकार अपने काम कर रही है और उसके इलेक्शन की अपनी तैयारी कर रही है। जिस तरह आपने देखा छोटे चुनावों में भी हमारी सरकार बनी और बीच के चुनाव में उनमें हमारी सरकार बनी, आने वाले टाइम में भी हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश से बनने जा रही है। विद्रोही जी से कहूंगा कि वो मुबारकबाद पहले ही दे दे, हमें पानी पिला बेटे, किंतु परंतु कोई बात ही नहीं है। सरकार हमारी तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रही होगा हरियाणा के अंदर। प्रदेश की जनता ये देखेगी कि माननीय खट्टर साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री ने किस तरह हरियाणा का विकास किया है, कैसी नीतियां ले गए, कैसी कार्यशैली हमारी पसंद की लोगों ने, ये अपने आप में एक इतिहास होगा। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि जिस तरीके से वार पलटवार तो किया ही जाता है राजनीति में, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर बात करें सरकार के स्तर पर, संगठन की तरफ से अपनी पूरी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर क्या कुछ स्थिति दिखाई देती है विकास के कामों की या फिर प्रशासन की? अगर तमाम स्थिति में बात की जाए, गुड गवर्नेंस की अगर बात की जाए, जो कि बड़ी बड़ी बातें कही जाती है सरकार की तरफ से, उन दावों में कितनी सच्चाई दिखाई देती है और क्या कुछ अब एक्शन दिखाई दे रहा है सरकार की तरफ से? हितेंद्र, अगर बात सरकार के कार्यों की जाए तो निश्चित रूप से अभी सरकार के काफी ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर जनता नाखुश है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता में असंतोष है, क्योंकि काफी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई, लागू नहीं की जा सकी। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिसकी वजह से कई बार कई मौकों पर सरकार को जो है वो लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी है। लेकिन जो कार्यवाही जो संगठन की ओर से चलाई जा रही है, उसको लेकर जो अगर चर्चा की जाए तो निश्चित रूप से उनको दायित्व सौंपे गए हैं और एक जो नीतियां हैं अब तक जो बनी हैं उनको किस प्रकार से जनता के बीच ले जाया जाए, इसी को लेकर जो लगातार चर्चा भी करी जा रही है और बैठकों का दौर भी चल रहा है। अभी विद्रोही जी बता रहे थे, हालांकि उन्होंने जो बातें रखी हैं वो अपनी उनके कांग्रेस के लिहाज से सही है, एक विपक्षी पार्टी को इतनी मजबूती से बातें रखनी भी चाहिए, लेकिन विद्रोही जी से भी जरूर एक सवाल है कि 3 में से 2 चुनाव भाजपा हारी। ये अलग बात है कि उनका मत प्रतिशत एलनाबाद में भी बढ़ा और जो दूसरी बड़ौदा सीट पर भी बढ़ा। कांग्रेस भी 2 चुनाव हारी हैं, लेकिन आदमपुर में जिस प्रकार से आपने गांवों का गणित बताया, लेकिन 15,000 से ज्यादा की जो हार है और एक आदमपुर को उपचुनाव को टर्निंग पॉइंट हरियाणा की सियासत के हिसाब से देखा गया, बताया गया। और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस अभियान में जुटे रहे, इस चुनाव अभियान में, उन्होंने भी इसे टर्निंग पॉइंट बताया।
तो आप क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है और कांग्रेस की आगे क्या जो 2024 के लिए क्या रणनीति है, वो भी उस पर भी निश्चित रूप से मंथन कांग्रेस को भी करना चाहिए। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मंथन कर रही है, हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि कई मामलों में सरकार से नाराजगी लोगों की है, उन मुद्दों को क्या क्या मुद्दे हैं उनको सरकार को निश्चित रूप से देखना चाहिए। सरकारी स्तर पर सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर लोगों की नाराजगी है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश की है लेकिन उस पर लगाम नहीं लग रही, लगातार अधिकारी पकड़े भी जा रहे हैं, कर्मचारी पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं हितेंद्र जिनको लेकर अभी भाजपा को काफी कुछ करना, भाजपा सरकार को करना पड़ेगा। बिल्कुल, सत्ता कोई भी हो लेकिन आम लोगों में कुछ ना कुछ नाराजगी भी रहती है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी सरकार के होते हैं। वैसे ही कुछ पॉइंट मनोहर सरकार के भी हैं, लेकिन विद्रोही जी जो सवाल है अमित तिवारी जी का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को भी 2 ही हार का सामना करना पड़ा हो इन 3 उपचुनाव के बीच में। और अभी अगर ताजा जानकारी की बात करूं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो यहां तक अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जो जन शिकायतें जो सोशल मीडिया पर मिल रही है उनका तुरंत समाधान होना चाहिए। सीएम विंडो के लिए भी डेडलाइन तय कर दी गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना एक्शन अधिकारी उस पर कितना अमल करते हुए दिखाई देंगे और कितना जल्दी लोगों की शिकायतों का समाधान होगा। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए राजनीतिक दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से, तो कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं 2024 को लेकर के? जितेंद्र जी, पहले मैं अमित जी के बात के सवाल का जवाब देता हूं। जी, अमित जी ने कहा भाजपा की वोट बढ़ी, ठीक है, पर क्या बड़ौदा में हमारी वोट नहीं बढ़ी? बड़ौदा में 2019 के उपचुनाव में हम 6000 वोटों से जीते थे और उपचुनाव में हम 9847 वोटों से जीते। हमारी वोट भी बढ़ी। हमारी वोट इसमें इलाहाबाद में घटी, बिल्कुल सही बात है। आदमपुर में बीजेपी की वोट घटी। बीजेपी के साथ पूरा चौधरी देवीलाल परिवार, पूरा वीरेंद्र डूमरखा परिवार, पूरी सरकार, इनका गणित के अनुसार तो इनको 1,15,000 वोट मिलनी चाहिए थी, पर वोट मिली इनको केवल 67,000। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के उम्मीदवार रहते 30,000 वोटों से जीते थे, अब की बात जीते 15,000 से। और मेरी इस बात का जवाब कोई नहीं दे रहा कि जो मैंने बताया अगर इन्होंने इतना ही तगड़ा विकास किया था तो 49 गांवों में 2,500 वोटों से क्यों हारे? और केवल 8 गांव जो बिश्नोई बाहुल गांव हैं उनके अंदर केवल 17,000 वोटों से जीते हैं। तो ये विकास की जीत है या जाति की जीत है? ये इस पर कोई विश्लेषण करने को तैयार नहीं। इस पर विश्लेषण कीजिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के पक्ष में जो मतदाताओं ने जनादेश दे दिया कि भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस के साथ लोग हैं, अगर कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस जीतेगी। हमें पिछली बार 63,000 वोट मिले थे जब कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ था, और आज कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ नहीं है तो हमें कितने वोट मिले? हमें 52,000 वोट मिले। केवल 11,000 का डिफरेंस है। और ये 11,000 का डिफरेंस भी तब है जब पूरा देवीलाल परिवार, पूरा डूमरखा परिवार और भैया सरकार साथ थी। जब जनरल इलेक्शन होगा तब ना तो पूरा देवीलाल परिवार इनके साथ होने वाला, ना इनकी पूरी सरकारी मशीनरी एक हल्के में कोई चमत्कार करने वाली, और ना ही जितने इनके असंतुष्ट हैं जो आज सत्ता की चाशनी से चिपके हुए हैं वो में सत्ता की चाशनी से चिपकने वाले हैं। जब हमने सरकार के विरोध में विपरीत परिस्थितियों में भी इतनी भारी अच्छा प्रदर्शन किया है, जब हम 2014 में लड़े थे तो हमें केवल 10,000 वोट मिले थी। बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ, यानी कि आप 2024 के चुनाव में जाने वाले हैं, लेकिन संगठन पर क्या कुछ तैयारी अभी आपकी शुरू है उस बारे में कुछ आपने नहीं बताया। लेकिन हमारा संगठन लगातार चल रहा है। डीपी कौशिक जी, जमीन पर मजबूत वेद प्रकाश विद्रोही जी का कहना है कि अगर एकजुटता के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएगी। डीपी कौशिक जी, कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस? अगर जितेंद्र जी समझ गए ना, अगर जी ये साहब विद्रोही जी को भी विश्वास नहीं है, अगर ही रहेगा इनका तो कांग्रेस कभी हो सकती है? एक आज तक इतिहास गवाह है, कांग्रेस कभी एक हो ही नहीं सकती। और एक हो भी जाए ना, मैं तब भी कह रहा हूँ प्रदेश या देश की जनता अब इनको नकार चुकी है। कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं रहा है हिंदुस्तान के अंदर। इन लोगों ने जो अंग्रेजों की नीतियां अपनाई है ना, जिस हिसाब से देश के साथ गद्दारी की है और देश को ये बोला है गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाते हटाते आज देश इतना गरीब कर दिया इन्होंने, आप सोच नहीं सकते। उसका
भुगताना जो अभी देश के प्रधानमंत्री जो आदरणीय मोदी जी भुगत रहे हैं, जो देश की जनता भुगत रही है, हम उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके देश को एक ऐसा शासन देंगे, ऐसा कार्यशैली देंगे, ऐसा काम करेंगे जिसमें नाम लिखा जाएगा इतिहास का। जैसे ही आप देख रहे होंगे, आज देश में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, हिंदुस्तान के नाम को देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री के नाम को देखिए, हरियाणा महसूस करते हैं देश के लोग कि हरियाणा देश का एक, भारत एक देश का पूरे वर्ल्ड में दूसरे तीसरे नंबर पर हमारी व्यवस्था चली गई है। इसलिए विद्रोही जी से कहूंगा आप ये इन सब चीजों को छोड़े, जो आप ये बताइए देश की जनता को क्या करने वाले हैं, जो जिससे आप लोग आपकी तरफ जुड़े। आप पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, उसका कोई इतिहास नहीं सुनता। ये नई जनरेशन है, नए लोग हैं, इनको आपको विश्वास जताना पड़ेगा। आप बताएंगे हम हमारी नई व्यवस्था ये होगी, ये हमारे लीडर होंगे, ये हम उसमें काम करें, लेकिन वो चीज होती नहीं। इनको क्या करना है, पिछली बुराइयां उठा के लेके बैठ जाते हैं। बुराइयां आपके इतिहास में की, आपके टाइम पे हुई है। हम फिर कह रहे हैं सर, हमारा एजेंडा एक ही है, विकास विकास विकास, चाहे वो हरियाणा प्रदेश का मैटर हो या पूरे भारत देश का मैटर हो। हमारी चुनौती सिर्फ उन लोगों से है जिन्होंने देश का पिछले कई सालों से शोषण किया है। इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने देश को खराब किया है। बिल्कुल उस चीज को खत्म करके देश का इतिहास में नाम लिखा जाएगा। जी अमित, मैं आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से वेद प्रकाश विद्रोही जी ने भी और डीपी कौशिक जी ने भी एक बात कही है कि अगर कांग्रेस एकजुट होती है तो बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? हितेंद्र, मैं विद्रोही जी को भी सुन रहा था और कौशिक साहब को भी, दोनों की बातों के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा और आदमपुर पर वापस लौटता हूं, क्योंकि मैं इस बात के पक्ष में हूं, क्योंकि हरियाणा न्यूज जो है वो ग्राउंड जीरो पर बड़ी लगातार जो खबरें चलाई, दिखाई और उसमें कवरेज की गई, तो उसमें एक बात निकल कर आई, आदमपुर में विकास हारा हुआ था, विरासत भी हार रही थी, और आखिरी दिन तक जो विरासत 29 अक्टूबर तक की अगर बात करें तो वहां विरासत भी हार चुकी थी, पिता पुत्र धराशायी हो चुके थे, यह जमीनी हकीकत है। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं 1 नवंबर को, और उन्होंने जैसे ही कहा कि हाथ पकड़ाइए भव्य बिश्नोई का और आदमपुर का विकास कीजिए, लोगों ने राज में हिस्सेदारी डाली है और भाजपा की नीतियों पर वहां विश्वास जताया है। वोट प्रतिशत कितना बड़ा कितना, उस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरी बात विद्रोही जी के पास मैं उनकी बात के लिए आऊंगा कि संगठन के मामले में कांग्रेस निश्चित रूप से बड़ी डामाडोल स्थिति में है। जिलाध्यक्ष अभी बन नहीं रहे और उस पर से अभी भी ऊपरी स्तर पर किरण चौधरी की जो लड़ाई है और उदय भांजी के लिए जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, शैलजा जी नाराज हैं। इस तरह की अंतर कलह के बीच संगठनात्मक रूप से कमजोर होना और दूसरी ओर भाजपा का पन्ना प्रमुख और बूथ तक पर 10-10 जो यूथ और 10 महिलाओं को खड़ा करने की बात करना, यह सब एक बड़ा गैप है विद्रोही जी। इसे कैसे दूर किया जाएगा और कांग्रेस के पास ऐसी क्या एक चमत्कार है जो आएंगे चुनाव लड़ने के लिए और बिना किसी संगठन के, बिना किसी जिला इकाई के गठन के किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा? ये तमाम सवाल लोगों के बीच भी है और वो कैसे आप पर विश्वास करे जनता, इस बात को लेकर निश्चित रूप से विद्रोही जी आपको और कांग्रेस को कई बड़े और अहम सवाल हैं तमाम जो सियासी राजनीति को लेकर के, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है फिलहाल। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो जानकारी आपने साझा की। लेकिन लगातार अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से जिस तरह की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, हैट्रिक की तैयारी अब शुरू कर दी गई है, लेकिन ये देखना होगा कि 2024 तक आते आते क्या कुछ सियासी समीकरण बदलेंगे और क्या कुछ और ज्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।